नाउ अगेन मोस्ट वेलकम। मैं राकेश राजपूत आपका कौटिल्य एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज जीके या जीएस के पोर्शन में जो टॉपिक हम देखेंगे वो है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या भूकंप ये एक जो है नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। और इस प्राकृतिक आपदा में ठीक मानव की लाइफ या इंसान का जीवन एवं बिलियंस डॉलर का भी नुकसान होता है। अब इस प्राकृतिक आपदा के बारे में अभी तक कोई भी परसेप्शन या साइंटिस्ट ऐसा नहीं बता सकते कि भाई कब अर्थक्वेक या कब भूकंप आ रहा होगा। ठीक, अगर अर्थक्वेक या भूकंप की बात करें तो यहाँ से कुछ प्राइम क्वेश्चन बनते हैं और रेगुलर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी नेपाल में जो भूकंप आया, उस भूकंप की रिएक्टर स्केल पर जो इंटेंसिटी या तीव्रता थी वो मेजर्ड की गई 7.1, और इसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। ठीक, तो अगर देखें तो अर्थक्वेक जो आपका नेचुरल डिजास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है, इसको हम किस तरीके से देखें अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज हम चैप्टर शुरू करते हैं आपका अर्थक्वेक या भूकंप। अर्थक्वेक या भूकंप के केस में अगर देखा जाए तो इसको सिंपल अगर देखें कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के केस में क्या होता है, अर्थ की सरफेस वाइब्रेशन करती है ना, पृथ्वी की सतह में कंपन होता है। तो अगर इसको हम देखें, द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस नोन एज अर्थक्वेक, पृथ्वी की सतह पर कंपन भूकंप कहलाता है। तो ये पहला पॉइंट आप याद रखना। यहां पर जो हम लोगों ने पॉइंट देखा, द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस नोन एज अर्थक्वेक, पृथ्वी की सतह में भूकंप, पृथ्वी की सतह में कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप। और भूकंप आने के प्राइम तीन रीजन हम देखेंगे कि रीजन क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता हो। भाई इसको समझने के लिए एक सिंपल हम तरीका ये अपनाते हैं कि एक बोर्ड लेते हैं और इस पर हम देखते हैं। भाई अगर अर्थक्वेक आ रहा हो तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप अर्थ को या पृथ्वी को एज ए फुटबॉल इस तरीके से या एज ए वाटरमेलन इस तरीके से ले लो। अगर आपने पृथ्वी को एक तरबूज या वाटरमेलन की तरीके कंसीडर कर लिया, तो वाटरमेलन के अंदर रेड कलर का पार्ट भरा होता है और ऊपर ग्रीन कलर की सीट होती है। जो तरबूज होता है ऊपर से हरे रंग का और अंदर जो रेडिश पार्ट भरा होता है। अब जो हरा वाला पार्ट है तरबूज के ऊपर या वाटरमेलन के ऊपर, वो इतना पतला सा होता होगा, है ना। सेम आप इसको अर्थ की सरफेस समझ लो, पृथ्वी की सतह, और जो अंदर भरा हुआ पार्ट है आप इसको मैग्मा समझ लो। इसका मतलब है जो पृथ्वी की सतह है ये मैग्मा पर तैर रही है। ठीक, और जब मैग्मा पर ये तैर रही है या फ्लोट कर रही है, ठीक, अर्थ सरफेस अगर फ्लोट कर रही है मैग्मा पर, तो जैसे आपने एक बकेट पानी लिया या एक बाल्टी पानी लिया, आपने उस बाल्टी के पानी में हाथ डालकर पानी को तेजी से यूं रोल कर दिया, और जब तेजी से रोल करने के बाद हाथ हटाओ तो पानी यूं घूम रहा होगा तेजी से बाल्टी के अंदर। उसी समय आप तीन चार कागज की नाव उसमें रख दो, कागज की नाव तेजी से तैर रही होंगी एक दूसरे को टक्कर लगाती हुई। ठीक, सेम काम अर्थ के केस में, अगर अर्थ को तेजी से आप यूं घुमा दो एज ए फुटबॉल, और जब यूं घुमा दोगे, जब फुटबॉल तेजी से यूं घूमेगी तो अंदर का मैग्मा भी घूम रहा होगा। तो इसके ऊपर जो पृथ्वी की सतह है वो तैर रही है जैसे कागज की नाव तैरती है। तो पृथ्वी की सतह भी जब इनके साथ घूमेगी तो एक दूसरे के साथ टक्कर लगाएगी। ठीक, तो अगर देखा जाए इसका मतलब अर्थ सरफेस का मोशन होता है, जो पृथ्वी की सतह है वो मेजर प्लेट्स में डिवाइड है, कई प्लेट हैं। और जब ये प्लेट मोशन करती हैं और जब गति करेंगी तो उसकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट्स, प्लेटों की गति के कारण ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। तो इसको सिंपल सा देखें, अगर आप देखना चाहें तो मान लीजिए जब अर्थ सरफेस ने मोशन करना शुरू किया, तो मोशन कितने तरीके से होंगे। मान लो दो प्लेट्स हैं। अब प्लेट का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं ये कहूं कि ये भारत का मैप हो तो इसको मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट मान लेता हूं। इसके बगल में ये इंडियन ओशन, इंडियन ओशन भी एक प्लेट है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक प्लेट, और ये इंडियन ओशन या हिंद महासागर दूसरी प्लेट। और इसके बाद यहाँ पर अफ्रीका आपको नजर आएगा, अफ्रीका भी एक प्लेट होगी। और अफ्रीका के बगल में अटलांटिक ओशन, ये भी एक प्लेट है, अटलांटिक ओशन। ठीक, ये जो अटलांटिक ओशियन है ये भी एक प्लेट है। तो अफ्रीका, अटलांटिक ओशियन, और उसके बाद ये आपको दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी दो प्लेट हैं, अटलांटिक ओशियन भी एक प्लेट है, अफ्रीका भी एक प्लेट है, इंडियन ओशन भी एक प्लेट है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी एक प्लेट है। तो अगर देखा जाए पूरे अर्थ पर ये आपको प्लेट नजर आ रही होंगी। और जब प्लेट गति करें तो इनके गति करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए। एक तरीका तो है कि दो प्लेट्स हों इस तरीके से, यूं,
और ये एक दूसरे की ओर आए। ठीक, अगर जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो एक प्लेट इनमें से नीचे की तरफ यूं चलना शुरू कर दे, और जब नीचे की तरफ चलना शुरू करेगी तो जो ये पॉइंट्स आपके बनेंगे, अर्थक्वेक का ओरिजिन यहां पर होगा। और जब प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो इसको कहा जाता है कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट या प्लेटों की अभिसारी गति, प्लेटों की अभिसारी गति। ये तो आपका ए नंबर पर हो गया। अगर दो प्लेट्स हैं, अब ये दोनों प्लेट क्या करें, अगर एक प्लेट ये रही ए और एक प्लेट ये रही बी, एक प्लेट इस तरफ चलना शुरू कर दे और दूसरी प्लेट इस तरफ चलना शुरू कर दे, है ना, तो यहां पर ये दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये दो प्लेट जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं तो इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। बी नंबर पर आपको नजर आएगा डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। प्लेटों की अपसारी गति, when two plates move far away with each other, अपसारी गति। और जो तीसरी प्लेट की गति है, ठीक, उसको आप कहते हो ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट भी देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट्स या प्लेट की स्थानांतरित गति, प्लेट की स्थानांतरित गति। और इस केस में क्या होगा, यदि दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, एक अगर इस तरफ मोशन कर रही है दूसरी इस तरफ मोशन करेगी, है ना, तो अब यहां पर अगर हम पॉइंट देखें तो तीन तरीके से प्लेट गति कर रही हैं और इन्हीं गति की वजह से अर्थक्वेक का ओरिजिन हो रहा है। तो चलिए वन बाय वन पॉइंट चलते हैं, फिर हम इस पर आएंगे। आ जाइए, अर्थक्वेक या भूकंप के केस में अगर हम देखें तो चलिए, पहला पॉइंट हमने देखा द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस नोन एज अर्थक्वेक, पृथ्वी की सतह पर कंपन भूकंप कहलाता है। रीजन ऑफ ओरिजिन अर्थक्वेक, भूकंप की उत्पत्ति के कारण, है ना, तो जो भूकंप की उत्पत्ति के कारण है द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। तो यहां से देखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट, भूकंप की उत्पत्ति प्लेटों की गति के कारण होती है। ठीक, प्लेटों की गति के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट्स। अगले पॉइंट में चलिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट बाय प्लेट्स, प्लेट तीन प्रकार की गति करती हैं। और हमने वो तीन प्रकार की गति क्या देखी, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए तो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटें तो डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, और जब प्लेट एक दूसरे को रगड़ लगाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। मतलब प्लेटों की अभिसारी गति, प्लेटों की अपसारी गति और प्लेटों की स्थानांतरित गति। तो यहां के केस में अगर देखें तो देखिए, ये दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रही हैं। ठीक, इसको आप कह रहे हो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। तो जब ये दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, अब जरा देखिए यहां पर कैसे ये दोनों प्लेट मूव कर रही हैं। देखिए, एक प्लेट इस तरफ यूं आ रही है और एक प्लेट इस तरफ आ रही है ना, एक दूसरे की ओर आ रही है। तो यहां पर ये जो आपको फॉर्मेटिंग नजर आ रही है ये कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट की है ना। तो ये आपको क्या नजर आई, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती है तो आप इसको कहते हो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट या प्लेटों की अभिसरण गति या अभिसारी गति, है ना। अब इसी को हम लोगों ने अभी फिगर में बनाया था,
इसी को हम लोगों ने बनाया ना कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर मोशन कर रही हैं तो आप इसको कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट कर रहे हो, और अर्थक्वेक इस पॉइंट पर ओरिजिन करेगा या इसकी उत्पत्ति होगी। तो यहाँ के केस में जो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट है, इसी कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए ये आपका कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट का एग्जाम्पल। चलिए अब कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट में आपका जो आप डिफिनीशन लिखोगे क्या होगा? डिफिनीशन के केस में लिखना है व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स when two tectonic plates move towards each other and collide known as convergence of plate। जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो प्लेटों की इस गति को अभिसरण गति कहते हैं। और जो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट है, इस कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट का आपको एग्जांपल यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो पैसिफिक ओशन है या प्रशांत महासागर है, ये भी एक प्लेट है। और ये जो आपको यूरेशियन प्लेट नजर आ रही है, ये भी एक प्लेट है। मतलब ये रहा रूस, इस तरफ आओगे ये रहा चीन, चीन के आगे बढ़ोगे ऐसे एक्सेट्रा, इंडोनेशिया, ऐसे आते हुए ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये वाली जो प्लेट है इसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। मतलब इसमें यूरोप और एशिया दोनों है, और इस तरफ पैसिफिक प्लेट। ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ये आपके कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट का एग्जाम्पल है। दुनिया के नियर अबाउट 63% अर्थक्वेक, नियर अबाउट 63% अर्थक्वेक कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? पैसिफिक बेल्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? पैसिफिक बेल्ट में। ये सबसे अनस्टेबल एरिया है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ पर आते हैं। अगर जापान यहाँ पर है तो देखिए रहा जापान ट्रेंच। तो जापान लगभग थ्रू आउट द ईयर एक साल के अंतर्गत 1,500 भूकंप के झटके रिकॉर्ड करता है ना, छोटे बड़े भूकंप के झटके रिकॉर्ड करता है। क्यों? क्योंकि जापान की जो लोकेशन है वो इसी पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के ज्वाइंट्स, इस फॉल्ट पर, या जो ट्रेंच है यहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। ठीक, तो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट का आपने ये एग्जांपल देखा। अगले पॉइंट में चलें। अगला पॉइंट है डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट या प्लेटों की अपसारी गति। देखो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगी, when two plates move far away with each other, when two plates move far away with each other, this motion known as divergence of plate। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तो प्लेट की इस गति को प्लेटों की अपसारी गति कहा जाता है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल में आपको क्या नजर आ रहा है? ये अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। और अटलांटिक ओशन के इस तरफ ये नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हिस्सा साउथ अमेरिका वाला, है ना, और इस तरफ आपका अफ्रीका। अगर देखा जाए तो ये जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर एस आकार की एक साइज बन रही है। रियल यहाँ पर ये जो प्लेट है जैसे ये हट रही है और लावा या मैग्मा बाहर आ रहा होगा, तो सेम काम यहाँ पर हो रहा है। ये प्लेट हट रही है और ये जो मैग्मा है ये आ रहा है और इसको कूलिंग हो जा रही है, समुद्र का पानी इसको तुरंत ठंडा कर दे रहा है। तो इस अटलांटिक ओशन में एस शेप में एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कहा जाता है मिड अटलांटिक रिड्ज, मिड अटलांटिक रिड्ज। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ड्यू टू ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर यूं बन रहा है ना, एस आकार में, उल्टा एस, है ना। अगर देखा जाए तो एस शेप में एक स्ट्रक्चर बन रहा है और ये माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है कहां पर? अटलांटिक ओशियन में या आपका अटलांटिक महासागर में, ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। और जब ये प्लेट मोशन करेंगी इसकी वजह से अर्थक्वेक या भूकंप की उत्पत्ति होगी। ये आपके डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट का एग्जांपल दिखाई दिया आपको अटलांटिक ओशन के केस में। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। when two tectonic plates move away from each other known as divergence of plate। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तो प्लेट की यह गति अपसारी गति कहलाती है। हम लोगों ने अभी कहा ना when two plates move away with each other, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, दिस मोशन नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। ठीक, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तो प्लेटों की यह गति अपसारी गति कहलाती है। when two tectonic plates move away from each other known as divergence of plate। तो ये इसकी डिफिनेशन रही आपकी डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट में। और एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा था? अटलांटिक रिड्ज। अटलांटिक रिड्ज इसका एग्जांपल ये है ना, ये क्या है?
डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट का एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिड्ज। अगले पॉइंट में चलते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट या प्लेट की स्थानांतरित गति। और ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं विथ फ्रिक्शन। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रही हैं, इस गति को आप कह रहे हो ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट के केस में हमें क्या नजर आया भाई, सबसे पहले हमने कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट देखा जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए, डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट में जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटे, और ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट में जब दो प्लेट्स एक दूसरे को फ्रिक्शन करती हुई या घर्षण करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ये कंडीशन है आपकी ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट की। ठीक, अब इस ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में जब आप इस कैलिफोर्निया वाली साइड में आओगे, अभी देखिए कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है ना, पूरे जंगलों से लगभग 10,000 घर जल के राख हो चुके हैं हॉलीवुड वाले एरिया में। अब इस वाले एरिया को कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, है ना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इस गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में प्लेट का मूवमेंट इस तरीके से, ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट के तरीके, है ना, एक प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, दूसरी प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट के अंतर्गत, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट्स। ये ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट का एग्जाम्पल है आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अगले पॉइंट में चलिए, व्हेन टू प्लेट मूव अपोजिट डायरेक्शन विथ फ्रिक्शन, ये आपके ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट का डिफिनीशन है। और जब उसकी डिफिनेशन हम देख रहे हैं, व्हेन टू प्लेट्स मूव अपोजिट डायरेक्शन विथ फ्रिक्शन नोन एज ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ घर्षण करते हुए विपरीत दिशा में गति करती है, तो प्लेटों की यह गति स्थानांतरित गति कहलाती है। व्हेन टू प्लेट मूव अपोजिट डायरेक्शन विथ फ्रिक्शन नोन एज ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। तो यहाँ के केस में अगर हम देखें तो ये आपके ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट का डिफिनीशन है। और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट, इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। अगले पॉइंट में चलते हैं। चलिए, जब अर्थक्वेक आता है ना, जब भूकंप आता है, तो भूकंप जब भी बात की जाए कि भाई भूकंप का केंद्र कहाँ था, अभी जैसे कुछ दिन पहले भूकंप आया तो भाई फरीदाबाद में नोटिस किया गया, कई बार दिल्ली में नोटिस होता है, अभी जैसे काठमांडू में आया। तो दो बातें होती हैं, एक तो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक और दूसरा होता है एपी सेंटर। तो जो भूकंप का केंद्र होता है वो हमेशा अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। ठीक, जो भूकंप का केंद्र होगा हमेशा पृथ्वी की सतह के नीचे। इस पॉइंट को आप कहते हो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। और ये जब भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, जिस पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचे, इस पॉइंट को कहा जाता है एपी सेंटर। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर। तो देखो, जो आपको अर्थ सरफेस के नीचे ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये है अर्थक्वेक का सेंटर। ठीक, और इस सेंटर को ही क्या कहा जाता है, फोकस। अब अगर देखा जाए, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह के नीचे वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। ठीक, द पॉइंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक नोन एज फोकस आइदर सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। और इसके सीधे डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको एपी सेंटर दिखाई देगा, क्योंकि जैसे भूकंप आएगा ये जो सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगे हैं सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेंगी। और यहाँ पर भूकंप की जो इंटेंसिटी है या अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है। जैसे ये कहा गया कि भाई भूकंप मान लो राजस्थान, दिल्ली, फरीदाबाद कहीं पर भी आया, तो ये भूकंप की इंटेंसिटी फरीदाबाद में सबसे ज्यादा रही होगी, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये एपी सेंटर है, और ये पॉइंट क्या है, फोकस। तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, एक तो एपी सेंटर आपको नजर आ रहा है और दूसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है फोकस। इस चीज को आप यहाँ पर भी देख सकते हो,
ये पॉइंट है आपका फोकस और ये है आपका एपी सेंटर। फोकस हमेशा अर्थ सरफेस के नीचे होगा और एपी सेंटर हमेशा अर्थ सरफेस पर होता है। ठीक, तो भूकंप की तरंगे जहां पर सबसे पहले पहुंचती हैं वो पॉइंट एपी सेंटर। द सिस्मिक वेव फर्स्ट रिकॉर्ड एट विच पॉइंट, जहां पर सबसे पहले सिस्मिक वेव रिकॉर्ड की जाती है वो आपका एपी सेंटर, जहां पर इसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हो, और जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक की ओरिजिन हो वो होता है फोकस। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोगों ने 2 पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, सेंटर एंड एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का केंद्र एवं अधिकेंद्र। जैसे आप कई बार कह देते हो ना कि भूकंप का केंद्र दिल्ली था, या भूकंप का केंद्र फरीदाबाद था, या भूकंप का केंद्र राजस्थान में जयपुर बता देते हो, या काठमांडू था। नहीं, भूकंप का केंद्र ये हो ही नहीं सकते। ये सब क्या थे? भूकंप के अधिकेंद्र या एपी सेंटर थे। ठीक, भूकंप का केंद्र हमेशा पृथ्वी की सतह के नीचे होगा। अब यहां से हम पॉइंट देखें, हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक सेंटर ऑफ अर्थक्वेक और दूसरा एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, है ना, भूकंप का केंद्र एवं अधिकेंद्र। आ जाइए, यहां पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, द पॉइंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ नोन एज सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ठीक, द पॉइंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ नोन एज सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। अब ये जो पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट हमें लिखना चाहिए था, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, है ना, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ known as known as center of earthquake, known as center of earthquake। और इस सेंटर ऑफ अर्थक्वेक को आप क्या कहते हो? फोकस, या आप इसको ही हाइपोसेंटर भी कह सकते हो। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ known as सेंटर ऑफ अर्थक्वेक और फोकस और हाइपोसेंटर। पृथ्वी की सतह के नीचे वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप का केंद्र या फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। भूकंप का केंद्र, हाइपोसेंटर या फोकस, ये 3 नाम आप जान सकते हो। इसको कह सकते हो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, या आप इसी को हाइपोसेंटर कह सकते हो, या आप इसी को फोकस भी कह सकते हो। 3 बातों से ये जाना जाता है। तो अगले पॉइंट में देखें, चलिए अगले पॉइंट में यहां आपको क्या नजर आएगा? एपी सेंटर। हम लोगों ने फोकस कर लिया, और फोकस के बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग एपी सेंटर या अधिकेंद्र। द लोकेशन और पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली एबव द हाइपोसेंटर और फोकस नोन एज एपी सेंटर। डायरेक्टली, तो डायरेक्टली का मतलब यहां पर जो हम लोगों ने फिगर में देखा था, जब आप देखोगे तो डायरेक्टली है ना, इस सेंटर के डायरेक्ट आपको इस यहां पर ये पॉइंट नजर आ रहा है, यही एपी सेंटर है ना। तो ये जो डायरेक्टली आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, हमेशा फोकस के डायरेक्टली ये होगा, और यही आपका एपी सेंटर होता है या अधिकेंद्र होता है। तो जो अधिकेंद्र या एपी सेंटर का कॉलम हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर आपको नजर आएगा द लोकेशन और पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। हमेशा याद रखना ये ऑन द अर्थ सरफेस होता है, और जो अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक का जो सेंटर था वो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ था, और ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। द लोकेशन और पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली एबव अ हाइपोसेंटर और फोकस नोन एज एपीसेंटर। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप के केंद्र या फोकस के ठीक ऊपर होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। इसका मतलब दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, ठीक आपका काठमांडू या पटना, ये जितने भी शहर हैं, ये भूकंप का अधिकेंद्र हो सकते हैं, एपी सेंटर। भूकंप का केंद्र नहीं हो सकते, क्योंकि भूकंप का केंद्र हमेशा ऑलवेज अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगले पॉइंट में यहां पर देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम एट एपी सेंटर। भूकंप की अधिकतम तीव्रता कहां पर मापी जाती है? भूकंप की अधिकतम तीव्रता एपी सेंटर पर होती है। इस बात को याद रखना, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम एट एपी सेंटर। भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र पर सर्वाधिक होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, और अगले पॉइंट में चलते हैं, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक नोन एज सिस्मोलॉजी आइदर अंडर द सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक।
भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक नोन एज सिस्मोलॉजी आइदर अंडर द सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है या भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगले पॉइंट में चलिए, अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स एट सिस्मोग्राफ, भूकंप को सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी एक पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड आप कहां करते हो। देन अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड एट सिस्मोग्राफ, भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड्स एट सिस्मोग्राफ। अगले पॉइंट में चलते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड एट रिचर स्केल एंड मार्केली स्केल, भूकंप की तीव्रता। अगले पॉइंट में हम देखते हैं इंटेंसिटी, और जो तीव्रता या इंटेंसिटी की बात की जाती है, जैसे कहा जाता है कि रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता 3 थी, 4 थी, 5, 6, 7, है ना, ये जो रिएक्टर स्केल पर आपको ये बताया जाता है। और मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल पर क्या होता है, भाई अगर नुकसान हुआ है इस डिजास्टर की वजह से, तो भाई उसका भी मापन जरूरी है, मेजरमेंट जरूरी है। तो ये दो स्केल हैं, एक आपकी रिचर स्केल और दूसरी आपकी है मार्केली स्केल। और याद रखना, इसको रिएक्टर स्केल हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है रिचर स्केल, है ना, रिचर स्केल, हिंदी में लिख दिया जाता है रिएक्टर स्केल। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड एट रिचर एंड मार्केली स्केल, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल एवं मार्केली स्केल पर मापी जाती है। अगले पॉइंट में आइए, द मार्केली स्केल। अब मार्केली स्केल का काम क्या है ये भी आप देख लीजिए। द मार्केली स्केल इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक while the richer scale measured the amount of energy released during the earthquake. मार्केली स्केल निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भूकंप से कितना नुकसान हुआ है, और जो रिचर स्केल है या रिएक्टर स्केल, उससे ये मेजर किया जाता है कि अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी निकली, मतलब भूकंप जो आया है वो कितने रिएक्टर स्केल पर है। तो यहाँ पर एनर्जी मेजर की जा रही है, इंटेंसिटी मेजर की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, मार्केली स्केल पर भूकंप के प्रभाव का निरीक्षण किया जाता है तथा रिएक्टर स्केल पर भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो इनके दोनों को हम लोगों ने यूज देखे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मार्केली स्केल एंड रिएक्टर स्केल। तो जब रिएक्टर स्केल पर एनर्जी मापी जाती है रिचर स्केल पर, तो आप उसकी इंटेंसिटी दिखाते हो कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो आप करते हो वो यहीं पर होती है। अगले पॉइंट पे चलिए, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एट रिचर स्केल बिटवीन 0 to 10, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 0 से 10 के बीच होती है। 0 से 10 के बीच अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता है, तो मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई लाइन हो, और जब अर्थक्वेक आए तो लाइन यूं बननी शुरू हो गई, और जब लाइन यूं बननी शुरू हो रही होती है और भूकंप के जाते ही लाइन फिर सीधी यूं हो जाए, और जब आप इसको स्केल से मेजर्ड करोगे इस तरीके से, मान लीजिए रिएक्टर स्केल और इस तरीके से मेजर्ड करें, तो जब आप मेजर्ड करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, ये रिचर स्केल पर मेजरमेंट है। और जब आप मेजर करोगे तो जब आप चलोगे, मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूं करते हुए आप 10 तक पहुंचो। याद रखना, मान लो अर्थक्वेक 4 रिएक्टर स्केल पर आया और अगली बार 5 पर आ गया, दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 टाइम्स का। अगर रिएक्टर पैमाने पे भूकंप 4 का आया और अगली बार 5 का आ गया, ये जो 5 रिएक्टर का भूकंप है इस 4 वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब कि जो रिएक्टर स्केल पर इस पर प्रत्येक अगली यूनिट पिछले वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की इंटेंसिटी या भूकंप की तीव्रता 2 पर थी या 2 पर थी, और अगली बार भूकंप 3 रिएक्टर का आ गया, तो जो 3 रिएक्टर वाला भूकंप है 2 वाले रिएक्टर से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब एवरी फॉरवर्ड यूनिट एट रिएक्टर स्केल इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन बैक यूनिट। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछले वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। तो याद रखना, 2 रिएक्टर पर आया है, उसके बाद 3 रिएक्टर पर, तो 3 रिएक्टर वाला 2 वाले से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रांग है। 3 के बाद 4 रिएक्टर पर आ गया, तो जो 4 रिएक्टर वाला है 3 वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर।
और वैसे 4 से आगे 5 आ गया तो याद रखना एवरी फॉरवर्ड यूनिट इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन बैक यूनिट। तो यहां पर देखा जाए every forward unit at richer scale is 10 times stronger than back unit। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। एवरी फॉरवर्ड यूनिट इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन बैक यूनिट। तो यहां पर देखा जाए रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। अगले पॉइंट में चलिए। अगली हमारी हेडिंग है सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे। सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगे। अब इस सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंगों के अगर केस में देखें, मान लो इसको हम लोगों ने अर्थ कंसीडर कर लिया है ना, और अगर यहां पर अर्थक्वेक आया है, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होंगी। सबसे पहले जो पहुंचेगी वो है पी। पी के बाद जब सेकंड नंबर पर हम बात करें तो पी के पीछे जो दूसरी पहुंचती है वो है एस, और जो सबसे लास्ट में आएगी, सबसे लास्ट में है ना, जो सबसे लास्ट में आ रही है वो है आपकी एल। पी, एस और एल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव। सरफेस वेव को एल से इंडिकेट किया जाता है। सरफेस वेव को किससे इंडिकेट करते हैं? एल से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखा जाए इसमें प्राइमरी वेव, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगर एवरेज देखा जाए तो इसकी स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंडरी की स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो सरफेस वेव है इसकी स्पीड 1.5 टू 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्राइमरी पहुंचेगी आप तक, और जैसे प्राइमरी आती है वो आपको आकर इन्फॉर्म कर देती है कि पीछे एस और एल आ रही हैं, आप घर छोड़कर भाग जाओ। ठीक, ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि आपको सुरक्षित रखा जा सके। प्राइमरी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, आपको आकर इन्फॉर्म कर देती है। नुकसान आपको कौन पहुंचाएंगी? सेकेंडरी और सरफेस वेव। तो यहां के केस में देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव। तो जो सिस्मिक वेव है, ठीक, तो अगले पॉइंट में चले आइए। सिस्मिक वेव आर अ टाइप ऑफ इलास्टिक एनर्जी। भूकंपीय तरंगे एक प्रकार की प्रत्यास्थ ऊर्जा होती हैं। एक आध बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिस्मिक वेव किस प्रकार की एनर्जी है, याद रखना इलास्टिक एनर्जी है। सिस्मिक वेव किस प्रकार की एनर्जी है? इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा। सिस्मिक वेव इज अ इलास्टिक एनर्जी, सिस्मिक वेव प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। सिस्मिक वेव्स आर 3 टाइप्स। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, और वन बाय वन चलें। सबसे पहले हम चलते हैं पी पर, या प्राथमिक या प्राइमरी। सबसे पहले ए नंबर पर, अगर 3 है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ए नंबर पर प्राइमरी सिस्मिक वेव, प्राथमिक भूकंपीय तरंगे। अब यहां से वन बाय वन पॉइंट चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है? इट्स आल्सो नोन एज पी वेव। इनको पी तरंगे भी कहा जाता है, इनको पी तरंग, इनको पी तरंग भी कहा जाता है। प्राइमरी में से आपने पी ले लिया, देन इट्स आल्सो नोन एज पी वेव, प्राइमरी वेव आल्सो नोन एज पी वेव। अगले पॉइंट में चलें। इट्स प्रोपागेट इन ऑल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यह सभी माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस में चल सकती है। इट्स प्रोपागेट इन ऑल मीडियम्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यह सभी माध्यम में चलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में प्राइमरी। अगले पॉइंट में चलिए। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पी वेव इज 14 किलोमीटर। पी वेव की अधिकतम चाल कंसीडर की जाती है 14 किलोमीटर, और यहां पर जो एवरेज में अगर आपका लिखा हो कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो कंफ्यूज मत होना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो 14 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड, ये हर जगह नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक जगह पर है, कुछ स्पेसिफिक जगह पर। आइदर इसकी एवरेज स्पीड कितनी कंसीडर करोगे? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगले पॉइंट में चलें। इट्स स्पीड 6 किलोमीटर एट अर्थ क्रस्ट। इसकी चाल पृथ्वी की सतह पर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगले पॉइंट में चले। इट्स स्पीड 13.5 किलोमीटर इन मैंटल।
इसकी चाल पृथ्वी के मेंटल में 13.5 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक, तो यहां पर 3 पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, अर्थ सरफेस, मेंटल एंड कोर। क्योंकि अगला पॉइंट आपको कोर का दिखाई दे रहा है, तो अर्थ सरफेस को, अगर टोटल अर्थ की बात की जाए, अगर मान लो अर्थ यूं है ना, तो अर्थ का ये सेंटर पॉइंट और अर्थ को यहां से यू मेंशन कर लो, है ना? अगर अर्थ को इस तरीके से ले लिया तो याद रखना ये ऊपर वाला हिस्सा पृथ्वी की सतह है। यहां पर चाल आपको कितनी नजर आई है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है टोटल, इसको कहा जाता है मेंटल। और मेंटल में स्पीड हम लोगों ने कितनी देखी है, मेंटल में स्पीड है 13.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका मेंटल है और ये आपका कोर है। और कोर में स्पीड कितनी नजर आ रही है, कोर में आपको नजर आ रही है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अर्थ सरफेस पे 6 किलोमीटर पर सेकेंड, मेंटल पर 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड और कोर में 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। अगले पॉइंट में चले आइए। इट्स प्रोपागेट एनालॉगस टू साउंड वेव, यह ध्वनि तरंगों के समान चलती है। ये किसके समान चलती है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है। इट्स प्रोपागेट एनालॉगस टू साउंड वेव, यह ध्वनि तरंगों के समान चलती है। और अगले पॉइंट में अगर देखा जाए तो जो साउंड वेव है उनके चलने का तरीका क्या है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और साउंड ने यहां से चलना शुरू किया। अगर साउंड इस वाले पॉइंट से चल रही है तो जो साउंड के चलने का तरीका, पैटर्न होगा, वो साउंड इस तरीके से चल रही होगी, है ना। लगता है कि स्प्रिंग है और स्प्रिंग को अगर यहां से आप निकालो, अगर आपने इस स्प्रिंग को यहां से ले लिया, अब यहां से आपने लेके जब इसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन होगा, और जैसे प्रेशर हटाओगे फिर अपनी जगह पर कंप्रेशन रिटार्डेशन, कंप्रेशन रिटार्डेशन। अगर ये प्रोसेस चल रही है, ठीक, तो जो पी वेव है वो भी इसी तरीके चलती हैं। आपके मकान को आगे धकेलेंगी, पीछे धकेलेंगी, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, ये लगातार होगा। तो अगर देखा जाए तो साउंड भी ऐसे ही चलती है। तो प्राइमरी वेव किसकी तरीके चलती हैं, प्राइमरी वेव चलती हैं साउंड की तरीके। और साउंड के चलने का तरीका कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड के चलने का तरीका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब एक पुल एंड पुश के तरीके से ये चल रही होंगी। तो यहां पर देखा जाए, और जब पुश एंड पुल की तरीके से चलती हैं तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलने का तरीका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। देन अगला पॉइंट, इट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो जो पी तरंगे हैं वो कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। द प्राइमरी सिस्मिक वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, और इनके चलने का तरीका क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपके मकान को आगे पीछे पुश एंड पुल करेंगी। इट्स प्रोपागेट लाइक पुश एंड पुल, यह तरंग आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है। अगले पॉइंट में, पी वेव्स मिनिमम डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, पी तरंगे न्यूनतम नुकसान पहुंचाती हैं। जब भूकंप आता है तो जो प्राइमरी वेव है ये मिनिमम डैमेज करती हैं या सबसे कम नुकसान पहुंचाती हैं। अगले पॉइंट पे चले आए। अगला पॉइंट है सेकेंडरी सिस्मिक वेव, द्वितीयक भूकंपीय तरंगे। इट्स आल्सो नोन एज एस वेव, यहां से एस आप ले लो। इट्स आल्सो नोन एज एस वेव, इसको एस तरंगे भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में, इट्स प्रोपागेट ओनली इन सॉलिड मीडियम, यह सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है, जबकि प्राइमरी तीनों में चल रही थी। इट्स प्रोपागेट ओनली इन सॉलिड मीडियम, और जब ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में चलेंगी, इसकी वजह से क्या होगा, देखो, अगर अर्थ को इस तरीके से ले, ये अर्थ के बीच वाला पॉइंट है ना, अगर यहां पर अर्थक्वेक या भूकंप आया, अगर यहां पर अर्थक्वेक आया है और प्राइमरी वेव ने यूं चलना शुरू किया सबसे पहले, क्योंकि स्पीड सबसे तेज है, और प्राइमरी वेव यहां से चलते हुए यहां तक पहुंच गई, तो अगर प्राइमरी वेव यहां से चलते हुए यहां तक पहुंची है तो सेकेंडरी वेव को भी इसके पीछे आना चाहिए था। सेकेंडरी वेव को भी इसके पीछे आना चाहिए था, लेकिन सेकेंडरी वेव यहां तक पहुंची नहीं। सेकेंडरी वेव यहां से यहां तक तो आपको नजर आएगी, टोटल जो है यहां से लेकर यहां तक,
तो जो सेकेंडरी वेव है वो यहां से लेकर यहां तक नजर आ रही है, और जबकि प्राइमरी वेव तो आपको यहां तक नजर आई है ना। तो एक चीज नोटिस करो, अगर यहां तक नहीं पहुंची तो बीच वाला जो हिस्सा है वो लिक्विड में है, क्योंकि सिर्फ सॉलिड में चल सकती है, और जैसे यहां पहुंची होगी यहीं पर ये समाप्त हो गई होगी। अब अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ हैव इन लिक्विड फॉर्म, पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, इसकी सूचना आपको कौन देता है? सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी यहाँ पर पहुंच गई होती तो भाई हम मान लेते कि सॉलिड फॉर्म में है अर्थ, लेकिन जब यहाँ तक नहीं पहुंची तो ये पता लग लिया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ हैव इन लिक्विड फॉर्म इन्फॉर्म्ड बाय एस वेव, पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में, इसकी सूचना आपको कौन देता है? एस वेव या एस तरंगे। तो अगले पॉइंट में चले आइए, अगले पॉइंट में लिखा है द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ हैव इन लिक्विड फॉर्म इन्फॉर्म्ड बाय एस वेव, पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, इसकी सूचना एस तरंगों से मिलती है, इसकी सूचना एस तरंगों से मिलती है। अगले पॉइंट में देखें, द स्पीड ऑफ एस वेव, इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इट्स स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट में इट्स प्रोपागेट एनालॉगस टू लाइट वेव, यह प्रकाश तरंगों के समान चलती है। यह किसके समान चलती है? इट्स प्रोपागेट एनालॉगस टू लाइट वेव। और प्रकाश तरंगे कैसे चलती हैं? प्रकाश तरंगों के चलने का तरीका होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। इसीलिए एस तरंगों को आप क्या कह सकते हो? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक। क्योंकि लाइट वेव जो है प्रोपागेट कैसे करती हैं? लाइट वेव्स के चलने का तरीका ही ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ है। ये मीडियम पार्टिकल से 90 डिग्री का एंगल बना के चलेंगी, ठीक। तो अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर यह प्रकाश तरंगों के समान चलती है, इट्स प्रोपागेट एनालॉगस टू लाइट वेव। अगले पॉइंट में इट्स ट्रांसवर्स वेव, यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगले पॉइंट में सरफेस सिस्मिक वेव, अगली जो हेडिंग है हमारी वो सरफेस सिस्मिक वेव या धरातलीय तरंगे। अगली हेडिंग बी के बाद सी नंबर पर धरातलीय तरंग देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी धरातलीय तरंग या सरफेस वेव। सरफेस वेव इट्स आल्सो नोन एज एल वेव, धरातलीय तरंगों को एल तरंगे या लव तरंगे भी कहा जाता है। क्यों? ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे एस डी लव, तो लव ने जब इसे खोजा था तो इसका नाम लव तरंगे भी लिख दिया गया, ठीक। और लव में से ही आपने एक शब्द ले लिया एल, देन सरफेस सिस्मिक वेव आल्सो नोन एज एल वेव, ठीक। धरातलीय भूकंपीय तरंगों को एल तरंगे या लव तरंगे भी कहते हैं, इसको एल तरंगे या लव तरंगे भी कहते हैं। अगले पॉइंट में देखा जाए, इट्स स्पीड 1.5 टू 3 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी चाल 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इट्स ट्रेवल लाइक साउंड वेव, या ध्वनि तरंगों के समान चलती है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि साउंड कैसे चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। इट्स ट्रेवल्स लाइक साउंड वेव, या ध्वनि तरंगों के समान चलती है। इट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगले पॉइंट में इट्स ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन ऑल ऑफ देम, सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे लंबा मार्ग कौन तय करती है? एल तरंगे। तो अगले पॉइंट में इट्स ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट पाथ, यह सबसे लंबा मार्ग तय करती है। अगले में आ जाइए, इट्स प्रोपागेट नियर द अर्थ सरफेस, यह पृथ्वी की सतह के नजदीक चलती हैं, यह पृथ्वी की सतह के नजदीक चलती हैं। और अगला पॉइंट, एल वेव अपीयर मैक्सिमम डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, भूकंप में सर्वाधिक नुकसान एल तरंगों से पहुंचता है, और सबसे कम किससे पहुंच रहा था? पी से। सबसे कम पी से, और सर्वाधिक आपको किससे दिखाई दिया? एल तरंगों से या धरातलीय तरंगों से मैक्सिमम डिजास्टर अपीयर करती है, ठीक। सबसे ज्यादा डैमेज यही अपीयर करती है। देन एल वेव अपीयर मैक्सिमम डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप में सर्वाधिक नुकसान एल तरंगों से होता है। ये आपका चैप्टर था अर्थक्वेक या भूकंप। और अर्थक्वेक या भूकंप के केस में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं, और जितने पॉइंट्स हैं वो आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना ताकि आपके लिए कंफर्टेबिलिटी हो। तो यहाँ के केस में हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स आपके किए, ठीक, आपके चाहे एपी सेंटर रहा हो, ये एपी सेंटर फोकस, और उसके पहले वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था?
ये आपकी ट्रांसफॉर्मर प्लेट, ट्रांसफॉर्मर प्लेट से पहले हम लोगों ने देखा था डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, ये आपकी क्या है डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, और डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट से पहले हम लोगों ने क्या देखा था कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा है कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मोशन कर रही थी, ठीक। तो अगर देखा जाए ये जो आपका अर्थ का क्या भूकंप वाला टॉपिक था, इसमें आपके मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जितने हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए ड्यूरिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।